बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 24th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, स्टार्ट किया हुआ है हमने। डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं इसके कंप्लीट कर लिए हैं हमने चैप्टर नंबर 5 में से। लास्ट लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स स्टडी किए थे, नेविगेशन एंड फ्रिक्चरेशन। आज हम न्यू टॉपिक इसमें से स्टडी करते हैं, ई फ्लोरेसेंस। ई फ्लोरेसेंस एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रेटेड साल्ट्स में से वाटर रिमूव होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल्स के अंदर बहुत से साल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो ई फ्लोरेसेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हाइड्रेटेड सब्सटेंस जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उसमें से रिमूव हो जाता है और पीछे से वो एनहाइड्रस बन जाता है जिसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता। और इस फिनोमेना में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व होता है। एक प्रेशर जो होता है उसमें सॉल्ट्स के अंदर होता है, सब्सटेंस के अंदर मौजूद होता है। एक प्रेशर जो है वो इन्वायरमेंट में एयर प्रेशर होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो साल्ट्स के अंदर वाटर है वो रिमूव हो जाता है। हाइड्रस साल्ट्स जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है तो वो उसमें से रिमूव हो जाता है और पीछे से एनहाइड्रस साल्ट बच जाता है जिसमें वाटर मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा फिनोमेना है ई फ्लोरेसेंस के, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाता है। अब ई फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, हाइड्रस एंड एनहाइड्रस। एनहाइड्रस वो कंपाउंड होते हैं जिसमें वाटर मौजूद नहीं होता। एनहाइड्रस आर दोज कंपाउंड विच कंटेन नो वाटर। ठीक है, हाइड्रस कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें वाटर मौजूद होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ए फ्लोरेसेंस में जो है वो हाइड्रस कंपाउंड जो है वो एनहाइड्रस में चेंज हो जाते हैं। हाइड्रस जिसमें उनके अंदर वाटर मौजूद था, इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे एनहाइड्रस फॉर्म में। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एनहाइड्रस और एनहाइड्रस कंपाउंड्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा ई फ्लोरेसेंस का फिनोमेना। Efflorescence is the loss of water of crystallization from the hydrated substance into the atmosphere. तो efflorescence क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें वाटर लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लॉस होता है फ्रॉम द हाइड्रेटेड सब्सटेंस, हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस में से जिसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, इनटू द एटमॉस्फेयर में। उसमें कोई प्रोसेस, कोई हीटिंग वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सो डैट एन इक्विलिब्रियम इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो रिमूव हो रहा है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अमल दखल है। इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से जो वाटर है वो उसमें से रिमूव हो जाता है हाइड्रेटेड सब्सटेंस में से। तो ई फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस इनटू द एटमॉस्फेयर सो दैट एन इक्विलिब्रियम इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। इसके बाद इजी जो है डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए
Efflorescence is the process of losing water of hydration from a hydrate। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो लूज़ हो जाता है, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है हाइड्रेटेड साल्ट्स में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है। स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर बाय हाइड्रेटेड साल्ट, इसमें फिर उसी का अमल दखल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी, वेपर प्रेशर का भी, कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, वाटर जो है वो लॉस हो जाता है हाइड्रेटेड साल्ट में से स्पॉन्टेनियस ही, बहुत ही जल्दी। तो ये इफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन थी। सिंपली जो है आपके लिए आसानी से समझ आ जाएगी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है हाइड्रेटेड साल्ट में से वो लॉस हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The large number of chemical compound exist in hydrated or anhydrous form। अब बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं या तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो वो एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैंने हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस का जो है वो आपको डिफरेंस बताया है क्या होता है। हाइड्रेटेड जो होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, एनहाइड्रस फॉर्म है जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। इन हाइड्रेटेड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू द कंपाउंड आर कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जो हाइड्रेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स उनके अंदर मौजूद होते हैं जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। The surrounding atmosphere also has vapor and definite vapor pressure due to water in atmosphere। अब जो हमारी एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसके अंदर वेपर्स मौजूद होते हैं, मॉइस्चर होता है, नमी होती है। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी या वेपर जो हैं वो वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उनका भी वेपर प्रेशर होता है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उनके वाटर प्रेजेंट होने की वजह से। If the vapor pressure of the hydrated substance is greater than the surrounding atmosphere, अगर वेपर प्रेशर हाइड्रेटेड सब्सटेंस का ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, then the hydrated substance lose water molecule to become less hydrous and finally become anhydrous। अब इसमें सारा जो ताल्लुक़ है वो वेपर प्रेशर का है कि वेपर प्रेशर जो है हाइड्रेटेड सब्सटेंस, अब जो सब्सटेंस साल्ट्स हैं उसके अंदर भी पानी है, वाटर है। जब उसमें वाटर है तो उसके अंदर भी एक वेपर प्रेशर होगा और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेयर में। जब हाइड्रेटेड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में से, तो हाइड्रेटेड सब्सटेंस जो है वो वाटर लूज़ करेगा, जिसकी वजह से जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस है वो लेस हाइड्रस हो जाएगा और एनहाइड्रस फॉर्म में हो जाएगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन थी कि इफ्लोरेसेंस जो है वो होता कैसे है, क्यों होता है ये। एनहाइड्रस हाइड्रेटेड फॉर्म से वो एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाता है क्योंकि हाइड्रेटेड जो साल्ट्स होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी वाटर मौजूद होता है जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में भी वेपर प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी होती है इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में।
जो वाटर की वजह से होती है, और उसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हाइड्रेटेड सब्सटेंस का जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट में से, तो वाटर लूज़ होगा और वो जो साल्ट होगा वो एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ई फ्लोरेसेंस का फिनोमिना है। इस तरह से ई फ्लोरेसेंस का फिनोमिना होता है। अब कुछ साल्ट्स हैं, ई फ्लोरेसेंस सब्सटेंसेस हैं, जो जिनमें से वाटर रिमूव होता है। इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4.H2O, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ 10H2O वाटर है मॉलिक्यूल्स, सोडियम कार्बोनेट है ये। जिंक सल्फेट ZnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। ये एग्जांपल हैं जो फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस हैं जो वाटर लूज करते हैं एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में। अब एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 10H2O loses 9 water molecules first and then becomes completely anhydrous. Na2CO3 जो है वो 9 वाटर मॉलिक्यूल्स एकदम से जो है वो लूज़ कर देता है और एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है? The vapor pressure of the hydrated substance is greater than the atmospheric vapor pressure. हाइड्रेटेड सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से उसने वाटर लूज़ किया है। सोडियम कार्बोनेट ने स्पॉन्टेनियस वाटर लूज़ किया है। 9 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं स्पॉन्टेनियस जो है वो उसने लूज़ किए हैं। So there is a spontaneous loss of water of crystallization till the equilibrium is obtained. तो वो जो है इक्विलिब्रियम जिसमें एक जैसा हो जाए उस पर आने से पहले जो है उसने स्पॉन्टेनियस वाटर लॉस किया है क्रिस्टलाइजेशन में से। आफ्टर इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन नो मोर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अकर। जब इक्विलिब्रियम में हो जाए तो उसके बाद के वेपर प्रेशर जो है वो बाहर का और अंदर का एक जैसा हो जाए तो इसके बाद वाटर जो है वो लॉस नहीं होगा। तो ये एग्जांपल थी सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट जो है उसके पास 10H2 हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसने रिमूव कर दिए हैं, उसमें से रिमूव हो गए हैं वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इसके बाद जो है इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है और फर्दर जो है वो वाटर रिमूव नहीं होता, उसमें से वाटर लॉस नहीं होता। तो ये एग्जांपल थी ई फ्लोरेसेंस की, सोडियम कार्बोनेट की, किस तरह से उसमें से वाटर लॉस होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ई फ्लोरेसेंस। ई फ्लोरेसेंस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है साल्ट्स में से, सब्सटेंसेस में से। ई फ्लोरेसेंस और लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। बाय क्लोजिंग द कंटेनर इमीडिएटली आफ्टर यूज़। जो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हाइड्रेटेड साल्ट प्रेजेंट है उसको फ़ौरन से बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। बाय फिलिंग द कंटेनर कम्प्लीटली सो डैट नो स्पेस फॉर एयर स्टोरेज इज अवेलेबल अबव द लिक्विड इन द कंटेनर। अब क्या किया जाए कि उसमें कंटेनर को कम्प्लीटली फिल किया जाए कि उसमें एयर स्टोरेज ना हो। ठीक है,
ये ई फ्लोरेसेंस जो है उसकी प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ई फ्लोरेसेंस की। तो ये ई फ्लोरेसेंस का फिनोमिना था, उसका प्रोसेस था, किस तरह से ई फ्लोरेसेंस जो है उसका फिनोमिना होता है। बहुत ही इजी है ये इसको समझना। अब जो है ई फ्लोरेसेंस जो है, डेलिक्वेसेंस एंड एक्सिकेशन जो है, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ये आपस में आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं कि ई फ्लोरेसेंस जो है और डेलिक्वेसेंस जो है और एक्सिकेशन। ई फ्लोरेसेंस में हमने देखा है कि वाटर जो है वो लॉस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन वेपर प्रेशर। अब डेलिक्वेसेंस में क्या होता है, डेलिक्वेसेंस में जो है वो सब्सटेंस वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग में से। ई फ्लोरेसेंस में वो रिमूव कर रहा है वाटर, डेलिक्वेसेंस में जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि एक्सिकेशन में हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर रहे हैं बाय हीटिंग। तो ये तीनों जो प्रोसेस हैं ये डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट फिनोमिना हैं। तो इसमें इन तीनों प्रोसेस में फिनोमिना में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ई फ्लोरेसेंस है, डेलिक्वेसेंस है और एक्सिकेशन है। नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ते हैं ई फ्लोरेसेंस का और डेलिक्वेसेंस का। ऑपोजिट जो है ये फिनोमिना है, इनका डिफरेंस क्या हो सकता है। Efflorescence, this is the loss of part or all of the water of crystallization from a crystalline salt when exposed to the atmosphere to form a lower dehydrated or the anhydrous salt. Efflorescence में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होता है जब एटमॉस्फेयर से जो उसको एक्सपोज किया जाए, तो एनहाइड्रस साल्ट बन जाता है, डिहाइड्रेटेड साल्ट हो जाता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी एग्जांपल है वॉशिंग सोडा। डेलिक्वेसेंस जो है वो फिनोमिना है इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हेन एक्सपोज्ड एंड टर्न इनटू द सॉल्यूशन। कैल्शियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है, फेरिक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है। तो डेलिक्वेसेंस का फिनोमिना जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ई फ्लोरेसेंस और डेलिक्वेसेंस जो है ये ऑपोजिट फिनोमिना है। एक में जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो रहा है एटमॉस्फेयर में, जबकि डेलिक्वेसेंस में जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें जो सब्सटेंस है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर में से और लिक्विड में चेंज हो जाता है सोल्यूशन में। तो ये टू ऑपोजिट फिनोमिना है, इसका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था ई फ्लोरेसेंस। आज की असाइनमेंट आपकी ये है कि पूरा टॉपिक तो आपने नोट डाउन करना है, अपने रजिस्टर में है, लेकिन आपने जो व्हाट्सएप करना है वो आपने इसका डिफरेंस करना है ई फ्लोरेसेंस एंड डेलिक्वेसेंस का। ठीक है, इसका डिफरेंस जो है वो नोट डाउन करना है और इसको आपने व्हाट्सएप करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 में से कोई न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।